पापा पापा का मैसेज आया, सिद्धांत जीत गया। यूथ के लिए कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़े तो आप जो गेट गेट के पास में बैठ के आया था 6 जून। All right, guys, we are back again with our another podcast. Today, we have joined Mr. Siddhant Bhardwaj, who was actively involved in the CJP movement continuously for 36 days. Siddhant, welcome to the podcast. We are so glad, we are so privileged that you joined us. थैंक यू सो मच गौरव, अच्छा लगा काफी कि आपने मुझे अपने मंच पर बुलाया और ये मौका दिया, जो भी जर्नी थी सीजेपी की और उस प्रोटेस्ट की मूवमेंट की, वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। Thank you so much. So, I think we have a lot to discuss. So, without wasting time, let's start the conversation. डेफिनेटली। या सिद्धांत, तो आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई लाइक सीजेपी से, लाइक फिर आप कोर लीडर भी बने, तो एक सपोर्टर से कोर लीडर तक का जो सफर रहा, जो एक्सपीरियंस था, उसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहोगे? ओके, सो बेसिकली मतलब सीजेपी जब शुरू में आई थी तो सबके लिए वो एक चीज कॉमन थी कि सब लोग घर पे बैठ के रिफ्रेश कर रहे थे इंस्टा की आईडी कि अरे हम्म। इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए, इतने फॉलोअर्स हो गए। तो आई वाज वेरी मच फैसिनेटेड कि भाई कुछ तो नया आया है और कुछ हो सकता है शायद। अनटिल एंड अनलेस वो अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं आ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, बट अगर वो ग्राउंड पे उतर गए तो शायद एक जो लहर है वो हम्म। बदलाव की तरफ बढ़ सकती है। तो मैं बहुत खुश था कि मतलब एक कुछ तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है और अभिजीत दीप के इसके यूएसए में बैठ के कई तो फाउंडर हैं। हम्म। और मैं रिफ्रेश करता था, ऑफिस में बैठा हूँ, रिफ्रेश करो यार, इतने मिलियन हो गए, इतने मिलियन हो गए, इतने मिलियन हो गए। हम्म। और फिर उन्होंने अभिजीत ने अनाउंस किया कि हम्म। ही ओह। इज कमिंग टू दिल्ली ओके। एट जंतर मंतर, हम्म। और सब कॉकरोचेस साथ में आते हैं। हम्म। मेरे को इस चीज से मतलब नहीं था कि वो अभिजीत दीप के है, मुझे कॉकरोच जनता पार्टी से मतलब नहीं था। मुझे हम्म। मतलब था उस एम से, उस मोटिव से कि जिसके लिए वो आ रहे हैं। हम्म। इनिशियली मुझे ना ही अभिजीत से मतलब था, ना ही कांग्रेस जनता पार्टी से मतलब था। वो जो मोटिव है ना बिहाइंड दैट, कि हमें एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, जो नीट के एस्पिरेंट्स है उनको हमें इंसाफ दिलाना है। मैं उससे बहुत फैसिनेटेड हूँ। मैं बोला चलो कोई तो व्यक्ति है जो एक स्टेप उठा रहा है, फर्स्ट एंड स्टेप कहीं टुवर्ड्स। ना कहीं ऐसा हर व्यक्ति नहीं करता। करेक्ट ओके, तो। और क्योंकि सब लोग अपने लाइफ में बिजी हैं। हम्म। हाँ, तो कुछ आपने बोल अभी रहे थे आप? आपने अभी कहा कि आप जॉब ऑफिस में थे, तो आप जॉब के साथ साथ आपने 36 डेज जंतर मंतर पर ये सारा कैसे कंटिन्यू किया? यस यस, वो भी मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो ये चीज हुई, मैं आए अब 6 तारीख को प्रोटेस्ट था, 6 जून को। हम्म। 4 जून को मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा। मैंने घर वालों को भी नहीं बोला, बिकॉज आई नो अगर मैं घर वालों को बोलता तो समवेयर और अदर, दे विल देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। हम्म। यू नो हाउ रूलिंग पार्टी रूल्स द फ्यूचर ऑफ द यूथ, डिटेन करती है, देर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट। हम्म। और बट मैंने टिकट कर लिया। हम्म। और भारतीय सिस्टम हमारा कैसा है, तो मुझे टिकट नहीं मिला था। मैं गया ट्रेन में और मैं चढ़ गया डायरेक्टली। ओके। वो राजधानी ट्रेन थी, शाम को चलती है और सुबह पहुंचा देती है 9:30 बजे। ठीक ओके। है, मुंबई से दिल्ली। ओके। और मुझे ऑफिस भी संभालना था, मुझे छुट्टी नहीं मिली थी उस दिन। ओ ठीक माय है, तो मैं सुबह 5 बजे जब मतलब ट्रेन में बैठ गया था, शाम को 5:30 बजे, तो मैंने टिकट का प्राइस दिया प्लस फाइन दिया, बिकॉज आई नो मतलब मेरी गलती है, मैं विदाउट टिकट चल रहा हूँ। तो मैंने टिकट का प्राइस दिया, मैंने फाइन दिया टीसी को, एंड देन मैं जगह नहीं मिली मुझे। ओ माय थ्रू गॉड। आउट द टाइम 15 घंटे मुझे जगह नहीं मिली, और मैं जो टॉयलेट वाला एरिया होता है बेसिकली, हम्म। जो गेट गेट के पास में बैठ के आया था 6 जून को। स्ट्रगल इज रियल। और हाँ, और फिर मैं वहां पहुंच गया सुबह, और वहीं से मैंने ट्रेन में लॉग इन किया था, वहीं से बैठ के। एंड आई रियली डोंट नो कि नेटवर्क कैसे सपोर्ट कर रहा था। मुझे पक्का पता था कि मतलब नेटवर्क तो नहीं मिलता ना भाई, ट्रेन में फ्लक्चुएट होता है। एग्जैक्टली। तो आई रियली डोंट नो कि वो ऐसे कैसे हुआ, मतलब गॉड्स ग्रेस है, वो सब जो भी हुआ, कनेक्टिविटी भी ओके इश रही। और मेरे कलीग ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था उन 4 आवर्स के बीच में। मैंने हाफ डे लिया था उस दिन। तो ओके। एज सुन एज आई रीच दिल्ली, मैंने लॉग आउट किया ट्रेन में। मैं वहीं पे पास में एक डिलक्स टॉयलेट है, समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने कपड़े चेंज किए, मैं हल्का फुल्का नहाया धोया, और मैं डायरेक्ट चला गया जंतर मंतर। अब ओ। मैंने देखा कि भाई वहां पे काफी सारे लोग हैं, और मैं अभिजीत को देख नहीं पाया, 1 1.5 घंटे तक अभिजीत को मैं देख ही नहीं पाया। क्या मैं बहुत खुश था। मैं जाते ही वहां पे मुझे मिले वीएचपी के कार्यकर्ता कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो मैंने उनसे सवाल जवाब किए, उनको पहले तो डिटेन कराया, क्योंकि वो उनका मुद्दा अलग ही रहता है भाई। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहाँ से बात आ रही है, हम तो बच्चों के लिए खड़े हैं, आप किस चीज के लिए खड़े हैं। तो पहले उनको डिटेन कराया, फिर कुछ इंटरव्यूज मेरे काफी फेमस हो गए, मतलब वायरल हो गए, पीक टीवी वाले, न्यूज पिंच वाले। तो ये चीज हुई। मैं 6 तारीख को गया, एंड देन जब मैं वापस आया तो मैं आई वाज वायरल। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो गया, बट पूरा वायरल था। और ईच एंड एवरीबडी इन द ऑफिस न्यू कि भाई ये बंदा वायरल। और हम्म। मेरे जो ऑफिस की जो ऑफिस एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो भी हजारों में, कई हजारों में। ओके। तो
Then everyone came to know who is Siddhant. हाँ, या एवरीवन केम टू नो कि हु इज सिद्धांत प्लस सिद्धांत कहाँ पे था। ओके, तो ये बात हुई। अब मैं पुणे गया, पुणे भी गया, एंड देन फिर मैं वापस आया। जब तक अनाउंस हो गया था 20 जुलाई को हम मार्च पे जाएंगे संसद की तरफ, तो अगेन फिर मैंने डिसाइड किया भाई वो तो मेन डे है, वो तो मेन इवेंट है, जाना ही जाना है। तो मैं टिकट लेस ट्रेवल किया, सिमिलरली गेट के बाजू में बैठा, हम्म। और मैंने पूरी जर्नी कंप्लीट की। मैं 19 को पहुंच गया, एंड समहाउ आई हैड फेथ। मुझे मुझे ये चाहिए था कि मैं अपनी आवाज को एक मंच से कह पाऊं। ज्यादा मैं से ज्यादा लोगों भले को। ही मैं नहीं जानता था अभिजीत को, मैं किसी को नहीं जानता था, टू बी ऑनेस्ट। हाँ आशुतोष, सौरभ, रत्ना, आई लिटरली डोंट नो एनी वन ऑफ देम। मैं भी यही पूछना आई चाहता जस्ट हूँ। वेंट। आप किसी को नहीं जानते हाँ, थे एंड स्टिल यू मेड योर स्पेस, सो दैट्स समथिंग लाइक yes, यू हैव मैं समथिंग किसी को इनसाइड, नहीं जानता था। यू हैव समथिंग इनसाइड दैट। तो करेक्ट, मतलब दैट वाज ऑल अबाउट भाई, शायद मेरी मेहनत, मेरी जो लगन थी, डेडिकेशन थी, वो उन्होंने देखी होगी, रिकॉग्नाइज किया होगा। बट मैं किसी को नहीं जानता था, एंड वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड कि अभिजीत तुझे फॉलो करता है। ओह गॉड। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता। तो बोलता अरे हाँ, उसने स्क्रीनशॉट भेजा, एंड आई वाज अमेज्ड, बोला वाओ। तो अभिजीत वाज फॉलोइंग मी सिंस पुणे का प्रोटेस्ट। ओके। मतलब वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ फिर जब मैं अभिजीत से एनकाउंटर हुआ मेरा, हाँ। 20 तारीख को, 19 का मैं बताता हूँ पहले तो। मैं जंतर मंतर पे मौजूद था, मैं पहली बार दूसरी बार गया था जंतर मंतर पे, तो वहां पे मुझे सौरभ और आशुतोष दिखे, यानी 20 तारीख से पहले, हम्म 19 जून। वो लोग मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, स्मॉल मीटिंग, की कैसे क्या कर सकते हैं। हम्म तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया, और मैंने एक अपनी बात को भी रखा। तो आशुतोष वॉज काइंड ऑफ इम्प्रेस्ड, आई फील सो, हम्म जिस तरीके से मैंने बातों को रखा और कन्वे किया लोगों के सामने, इतने लोगों के सामने। तो हम्म एक वो चीज हो, एंड देन 19 जून से लेके ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा नहीं दिया, हम्म। तब तक मैं वहां रहा। और साथ ही साथ में मैंने वर्क फ्रॉम होम भी लिया था, ओह। और उन्होंने नसीब के साथ परमिट भी किया वर्क फ्रॉम होम के लिए, अदरवाइज दे डोंट, लिटरली दे डोंट। और वर्क फ्रॉम होम में काम कैसे करता था पता है? कैसे? जब तक सोनम सर बैठे थे और उनकी 3-4 दिन तबीयत सही थी, हम्म। मैं स्टेज पे, सोनम सर, मैं फोटो मैं दिखा दूंगा आपको, सोनम सर बाजू में बैठे हैं और मैं स्टेज पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम अपना काम कर रहा हूँ। और डेडिकेशन। सब लोग देख रहे हैं, और सब लोग देख रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड मतलब ठीक है। बट मेरी शिफ्ट होती थी सुबह 5 इन द मॉर्निंग टिल 3 o'clock। ओके। सुबह 5 मैं 4:30 लॉग इन करता था, फॉर द सेफर साइड, कनेक्टिविटी इश्यूज एंड ऑल। टिल हम्म 3:30 मुझे मुझे काम करना होता था। वंस दैट इज डन, मैं डोरमेट्री में रहता था शुरू में। मैं ओके। वहां गया, मैंने सब कुछ चार्ज किया, मैं नहाया धोया, कपड़े बदले, और 5:30-6 बजे तक मैं वापस आ गया। देन हम्म अगेन टिल 4 o'clock मैं हम्म। जंतर मंतर पे। तो तो इनिशियल के 11 to 12 डेज वो थे जहां मैंने एक व्यक्ति को, अगर 6 घंटे प्रतिदिन नींद लेनी चाहिए, हाँ हाँ बिल्कुल। तो शुरू के 11-12 दिन, मान लो 11 6 66, यानी हम्म 11 दिनों में 66 आवर्स की आपको नींद लेनी ही लेनी है। हाँ जी। उसमें मैंने अराउंड ली थी मैक्सिमम 20 आवर्स, सिर्फ शुरू के 11 दिन थे। और मतलब समवेयर और अदर, मुझे नहीं पता वो एनर्जी मेरे में कहाँ से आ रही थी, वही एक्टिवनेस थी, वही मैं जोर से नारे लगा रहा था, वही काम भी कर रहा था, कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहा था मेरी बॉडी में, मुझे नहीं पता क्यों। बट इन दी एंड जो निकला, वो हम्म ये निकला कि 36 दिनों बाद हम्म। मेरा 12.5 किलो वजन कम हो गया। और हाँ। ये चीज जब मैं वापस आया, मैंने देखा कि हम्म। वाह, ये तो मैं कभी सोचा नहीं था। बट स्टिल सब कुछ फ्रूटफुल था यार। काफी इसमें चीजें अच्छी हुई, बुरी हुई, यानी 20 जुलाई को जो हुआ वो काफी बुरा हुआ। बहुत सोनम सर को ब्रूटल जिस था। तरीके से उठा के लेके गए, बहुत वो ब्रूटल काफी था। बुरा हुआ। मैंने तो नहीं इट देखा था। वॉज अ काइंड ऑफ, हाँ, नेल्स थी, हाँ, डंडों में नेल्स थी। बहुत बुरा था। एग्जैक्टली, मतलब पर्पस उनका कुछ और ही था। कुछ बोल रहे थे आप? ये 4:30 से जो 3 बजे तक आपका जो जो ऑफिस आवर्स था, उस बीच उस जो जंतर मंतर एरिया की लोकेलिटी में नेटवर्क्स को भी जैम कर दिया जाता था, तो काफी इशू रहा होगा। एंड स्टिल आपकी करेक्ट, डेडिकेशन दोनों साइड थी। आपके पास एक पॉजिटिविटी है, एनर्जी आप को राइट, ऑलरेडी लाइक ये जो प्रॉब्लम है, इशू है, जो 20 सुसाइड्स हुए थे, लाइक अगर उनकी फैमिली को जाके देखे, उनके पेरेंट्स के ऊपर जो बीत रहा होगा, वो आपको एक कंसर्न था कि हाँ कहीं ना कहीं इन फ्यूचर स्टूडेंट्स, बच्चे मेरे भी होंगे, हम ऑफिस में सही बात, सब कलीग्स के भी होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं उन सब का एक कंसर्न। करेक्ट, तो वहां से जो आपने कहा कि मेरे को एनर्जी कहाँ से आ रही थी, आई डोंट नो, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अवेयर, यू आर ऑलरेडी कंसर्न अबाउट फ्यूचर, सो दैट्स व्हाट मेकिंग यू टू रोर मोर इन द मोमेंट। करेक्ट, क्योंकि मुझे पता है मेरे भी बच्चे होंगे, और मुझे पता है
कि वो ये सवाल पूछेंगे कि पापा आप 20 जुलाई को कहाँ पे थे। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं इंस्टा की रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, मैं ये कहूँ मैं उस जंतर मंतर पे मौजूद था, मैं और आपके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए लड़ रहा था। तो मेरा ये जवाब होना चाहिए था और ये मैंने दिमाग में ठान रखा था। अब इन दी एंड, इन द रिजल्ट क्या हुआ, वो हम लोग जीते, हम सबकी जीत हुई, बहुत खुशी हुई हमको, एंड वी वर रियली हैप्पी। बट देर इज लॉट टू चेंज, क्योंकि एक मिनिस्टर से सिस्टम नहीं बदल सकता है जब तक वो मिनिस्टर की नीयत अच्छी ना हो। एग्जैक्टली। सिस्टम में बहुत इम्प्रूवमेंट है, अभी बहुत इम्प्रूवमेंट। बट अकाउंटेबिलिटी, ये जो अभी बहुत ज्यादा, बहुत रेजिग्नेशन हुआ ज्यादा, है, बहुत ज्यादा। जो करंट रेजिग्नेशन हुआ है, ये एक अकाउंटेबिलिटी का एक स्टेप है कि हाँ, अगर आप 20 सुसाइड हो रहे हैं फॉरेन में, तो एक Correct, सुसाइड पे रिजाइन हो जाता है, 20 सुसाइड मैटर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं correct। अकाउंटेबिलिटी की साइड हमारे को लेके जाता है। सही बात। सब लोग पूछ रहे थे कि सब लोग ये बोल रहे थे कि भाई क्या क्या मतलब एक मिनिस्टर के रिजाइन से क्या हो जाएगा। वी आर नॉट हियर जस्ट फॉर द रेजिग्नेशन, एग्जैक्टली। वी आर हियर फॉर द अकाउंटेबिलिटी। यस, अकाउंटेबिलिटी। लोगों ने वोट वोट किया है सरकार को, एग्जैक्टली। सरकार ने तुम्हें वो मिनिस्टर की पदवी दी है, आप हमारे लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं कर रहे हो। और अगर आपको 20 मौतों के बाद भी शर्म नहीं आ रही है तो मेरे लिए आप नेता नहीं हो, और आप एंड भारत के नेता हो भी नहीं सकते, और स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर नॉट एट ऑल। exactly, and the same minister was also protesting at back then his own young age, Dharmendra Pradhan. करेक्ट, करेक्ट, Correct, ना? करेक्ट, करेक्ट, उन्होंने पहले पहले किया था, हाँ, करेक्ट, मैंने वो वीडियोस भी देखी थी। and the same guy is the education minister and he have to resign. हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, वही बात है ना, जब खुद की सरकार हो तो हम चुप्पी धारण करके बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरे की सरकार है तो हम बोलते हैं, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, वेरी एग्जैक्टली। रॉन्ग। बट देखो, कोइंसिडेंस देखो, सेम पर्सन ने प्रोटेस्ट किया अपनी यंग एज में, सेम पर्सन इन फ्यूचर आके एजुकेशन मिनिस्टर बना, एंड सेम पर्सन को ही रिजाइन देना पड़ा। सही बात है, सही बात है। कितना बड़ा कोइंसिडेंस। कर्मा है भाई, कर्मा है। कर्मा एक्चुअली। सही बात है, सही बात देखो, मिस्टेक्स होती हैं, इंसान से होती हैं, इट्स बेटर टू टेक अकाउंटेबिलिटी। है। गलतियां हो जाती हैं, इंसान दैट्स से ऑल। ही गलतियां होती हैं। सही बात, अगर वो व्यक्ति ये भी कह दे आके कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसकी अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ एंड मेक श्योर कर रहा हूँ। पहले भी मेक श्योर किया था, हम्म। 2024 में नीट लीक हुआ था, तब हम्म। भी मेक श्योर हुआ था। 2025 में भी टू बी ऑनेस्ट लीक हुआ था, बट वो बाहर नहीं आया कि लीक हुआ है। हाँ, इतनी ये प्रोग्रेस हर साल का है, ये जो स्कैंडल था और है वो बहुत बड़ा है। टू बी एग्जैक्ट। ऑनेस्ट अभी भी खत्म होगा नहीं होगा, वी रियली डोंट नो, बिकॉज ये लोग ही सरकार में बैठे हैं, हम्म। अल्टीमेटली वही होगा जो ये लोग चाह रहे होंगे। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी इधर, और वो मिनिस्टर एनडीटीवी के इंटरव्यू पे कहते हैं, हम्म। दोज आर डिसरप्टिव एलिमेंट सिटिंग एट जंतर मंतर, कि हम लोग डिसरप्टिव एलिमेंट है, हम लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है। नो, नो, नो। तब जब ये स्टेटमेंट मैंने सुनी, आई वाज रियली सैड एंड अपसेट कि भाई हम तो वो लोग हैं जो झंडा लेके घूम रहे हैं। मेरे इधर एक फ्लैग रहता था, ठीक ओके। है, अगर आपने देखा होगा। हम्म। तो मैं इधर लगा के घूमता था, कई हम्म। बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन हाथों में लेके आए थे, गांधी जी की किताब हाथों में लेके आए थे, भगत सिंह की किताब हाथों में लेके आए थे, और आप हमें कह रहे हो कि डिसरप्टिव एलिमेंट थे हम। तो दैट वाज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। और हल्के हल्के जो उन्होंने बातें कही, और उससे मूवमेंट और बढ़ता रहा, लोग जुड़ते रहे, पहले कुछ 100 की संख्या हुआ करती थी, फिर हजारों में आए, फिर देन आपने तो फिर क्या दुनिया ने देखा कि क्या हो। जो धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन देने के बाद उनका वेलकम जो किया गया था पार्लियामेंट में, दैट इज समथिंग रिडिकुलस। वो दिखाता है कि ये ऐसा एक नेता नहीं है, ऐसा एक नेता नहीं है, सिर्फ ऐसे और सारे नेता हैं जो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इन्हें इन्हें जनता से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से फर्क पड़ता है। और ये सत्ताधारी नेता है भाई, कुछ नहीं हो सकता। अगर जब तक ऐसे नेता बैठे हैं गद्दी पर, भारत का कुछ नहीं हो सकता। सैड बट ट्रू। बिटर ट्रुथ। या, यस। ऑल राइट। तो सिद्धांत, अगर आपको सीजेपी को एक लाइन में या एक वर्ड कहें, लाइन वर्ड तो बहुत छोटा हो जाएगा, बट एक लाइन में अगर आपको डिफाइन हाँ, करना है, तो आप क्या कहेंगे? बदलाव की उम्मीद। बदलाव की उम्मीद, करेक्ट। और ये लग भी रहा है अभी जो और क्योंकि बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, और क्योंकि जो व्यक्ति सीजेपी के नाम पे हंसता था, कॉकरोच जनता, अरे कुछ नहीं है ऑनलाइन रहेगा, अरे हाँ। पहले मुझे भी लगा शायद ऑनलाइन ही रहेगा। हम्म। बट जब वो ग्राउंड लेवल पे आए, हम्म। मैंने अभिजीत को इतने पर्सनली देखा है, और सबने देखा होगा जो वहां पे आए हाँ, हैं, मैं हम तो थ्रू आउट उसके साथ ही रहा करते थे। हाँ, हाँ। वो व्यक्ति हम्म। के जैसा कामनेस होना, हम्म। 36 दिन तक बैठना एक जगह, सब हम्म। कुछ छोड़ छाड़ के, भाई आउट ऑफ इंडिया में आप आराम से एक लग्जूरियस जीवन जी सकते हैं अगर करेक्ट। आपको एक अच्छी जॉब मिल रही हो। वो करेक्ट। छोड़ के व्यक्ति आया है, दिल्ली के 45 डिग्री के तापमान में बैठा हुआ है, एंड दे आर नॉट पर श्योर क्या कि चाह रहा है, हमारा रेजिग्नेशन। फ्यूचर क्या है, दे आर नॉट श्योर अबाउट कि फ्यूचर क्या है, लाइक क्योंकि जो कर रहे थे उनमें तो वो श्योरिटी थी कि हाँ ठीक है, मैं डिग्री लेने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद मैं यहाँ पे प्लेस हो जाऊंगा, एक्स वाई जेड कहीं ना कहीं तो काम करेक्ट, कर लूंगा। करेक्ट,
अब वो छोड़कर वो वापस यहाँ पे आए तो कंसर्न है उनको। अब कुछ जो मैं तो ये कहता हूँ, उन लोगों को जो अभिजीत दीपक को गाली देते हैं, ये हम्म। वही लोग हैं जो इंस्टा पे सिर्फ रील स्क्रॉल करते हैं, और इन्होंने भारत के लिए ऐसा एक भी काम नहीं किया हो जिससे ये सीना ठोक के कह सके कि हाँ मैंने भारत के लिए काम किया है। वो एक काम नहीं गिनवा सकते उन्होंने भारत के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। ये वो लोग हैं जो अभिजीत को गाली दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है उस अभिजीत को जो बारिश में बैठा हुआ था, बारिश में भीग रहा था। 250। हमारे पास ऊपर टेंट लगाने का पैसा नहीं था, लोगों ने डोनेट किया था वो टेंट्स को, तारपुलिन को, वो अंदर भी नहीं आने दे रही थी पुलिस। हम एंड लोग लिटरली भीगते थे बारिश में, एंड पूरा 20। जंतर मंतर खाली हो जाता था। हाँ हाँ। तो वो विजुअल्स अगर आप देखते, जो व्यक्ति इतने दिन से रह रहा था उसकी आंखों में आंसू होते। नहीं, वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो घर बैठ रहे थे, जो एसी की हवा खा रहे थे, जो पंखे में बैठ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जो इतने दिनों से उस तेज से देख रहा था कि कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और बारिश में पूरा जंतर मंतर खाली हो जाया करता था। एक वक्त ऐसा था। बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल अच्छे से याद है वो सारी चीज़ें, जब बहुत कुछ हज़ारों में लोग आते थे और हज़ारों के बाद जो लाखों की भीड़ हुई थी वो सारी मैंने देखी है, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है मैंने बिल्कुल वो। बिल्कुल एंड बिल्कुल बिल्कुल भाई। 20 के बाद जो उन्होंने स्टेज को जो तहस नहस किया है, जो उन्होंने करा, राइट। बहुत ही ब्रूटल था वो सब। इफ़ वी टॉक अबाउट कि इंडिया के यूथ के लिए अगर कुछ जो चेंज होना चाहिए, जो चैलेंज है, लाइक आज के टाइम पे सिस्टम का चैलेंज कह लो, या फिर एजुकेशन सिस्टम का एक चैलेंज कह लो, जो प्रैक्टिकलिटी नहीं है, सिर्फ थ्योरी थ्योरी रहती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पॉसिबल सॉल्यूशंस, लाइक जो यूथ के पास जो चैलेंज है, लाइक एग्जाम लीक के रिगार्डिंग हो, या फिर अपने करेक्ट सक्सेसफुल करियर बनाने के हो, क्योंकि एक मिडिल क्लास जो होता है उसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, अपने आप को या अपनी फैमिली की लाइफ को चेंज करने के लिए कोई एग्जाम करेक्ट। करे एंड जॉब लग जाए। सही बात है, सही 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 बात है। अपर मिडिल क्लास एंड रिच क्लास के बाद मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, टू सेट अप देयर ओन बिजनेस, टू डू एनी स्टार्टअप एंड ऑल, टू रेज फंड। एंड मिडिल क्लास के लिए रेजिंग फंडिंग फॉर, इट्स नॉट इजी। बस सरकार से ही सुनिश्चित करवाना चाहेंगे हम लोग कि एजुकेशन एक मुद्दा हो। हम्म। एजुकेशन मुद्दा ही नहीं है। हम्म। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पे देते हैं। अदर कंट्रीज 8%, 10% देते हैं। जो हम्म। भारत, इतना बड़ा भारत है, जिस भारत को हम विश्व गुरु कहते हैं, गुरु पता है कौन है? गुरु में ज्ञान होता है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं देश के, उनमें ज्ञान ही नहीं है। हमारे शिक्षकों में ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का मुद्दा एजुकेशन है ही नहीं। और जब तक हमारे देश का मुद्दा एजुकेशन नहीं होगा, कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे कांग्रेस का आ जाए, चाहे बीजेपी का आए, चाहे आम आदमी पार्टी का आए, मेरा भारत सोने की चिड़िया नहीं कहला पाए, मेरा भारत विश्वगुरु नहीं कहला पाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जीडीपी का जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर आप गांव के स्कूल्स देखेंगे ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहां पे टॉयलेट्स भी नहीं होंगे, वहां पे पंखा एक ऐसी रफ्तार में चल रहा होगा जहां से हवा ही नहीं आएगी, खिड़कियां टूटी हुई होंगी, बच्चे आज भी टूटी हुई बेंचेस पे बैठते हैं, या आज भी चटाई पे बैठते हैं। जो वहां का शिक्षक होता है, एक शिक्षक पे 200 बच्चे होते हैं पढ़ाने के लिए। शिक्षक आता है, मोबाइल पे रील स्क्रॉल करता है और चला जाता है। एंड उनकी अच्छी खासी क्यों? सैलरी होती है, काफी अच्छी उनकी अच्छी सैलरी खासी होती सैलरी होती है। है। ये वही लोग हैं जो 1.5 सिर्फ सैलरी खाने आ रहे हैं। एग्जैक्टली दे हाँ, हैव। और शिक्षक का काम होता है पढ़ाना, बच्चों को बढ़ाना। लेकिन शिक्षक को पता है कि ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। हम्म। उन्हें पता है अगर मोबाइल भी चला रहे हैं तो हमें जवाबदेही देने के लिए कोई नहीं है। तो दे आर वेरी फ्री इन देयर स्कूल। उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चा पढ़े, मरे, कटे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आना है, स्कूल की घंटी सुबह 8 बजे बज जाती है, 1:30 बजे स्कूल की घंटी खत्म हो जाती है, वो वापस आते हैं, और चैन और ऐश की जिंदगी वो लोग, शिक्षक लोग, जीते हैं। बात रही स्टूडेंट की, हम्म। स्टूडेंट्स को आवाज उठानी चाहिए। कई लोगों ने बोला कि प्रोटेस्ट से क्या हो जाएगा, शुरू में बोल रहे थे, हम्म। बट नाउ दे हैव द आंसर कि क्या हो गया है और क्या होने वाला है आगे। एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी। अब गांव गांव का बच्चा, कई सारी आपने वीडियोस देखी होंगी, बिहार में, राजस्थान में गांव के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम्म। बच्चियां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टीचर ही नहीं है पर्याप्त नंबर से। एग्जैक्टली। तो ये चीजें, ये बदलाव आई हैं। और जब तक हमारा देश का युवा, हम्म। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, आवाज नहीं उठाएगा, तब तक बदलाव नहीं आए। बात रही सरकारी एग्जाम्स की, जैसा आपने कहा कि मिडिल क्लास का जो बच्चा होता है, और स्पेशली नदन नदन जो बेल्ट है हमारे इंडिया की, वो गवर्नमेंट एग्जाम ही देना प्रेफर करती है। हाँ। आईएएस हो गया, एसएससी हो गया, जो ये एग्जामिनेशन है, बैंकिंग है, वो देना प्रेफर करते हैं। अरे। आपने आज तक कभी भी सुना बैंकिंग में पेपर लीक हुआ है, बैंकिंग में धांधली हुई है? नहीं। हम्म। अगर बैंकिंग, आईबीपीएस, ये सब अपना पेपर एक सुनिश्चित तौर पे और अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ में कर पा रहे हैं, तो हम्म। एसएससी क्यों नहीं कर पा रही? यूपीएससी का पेपर लीक हो रहा है, आईएएस का पेपर लीक हो रहा है, कभी ऐसा सुना है? नहीं। नहीं, नेवर। स्टेट लेवल के भले ही, बट आईएएस का जो यूपीएससी का पेपर होता है वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ।
क्योंकि वो उनकी जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो स्ट्रिक्ट रूल्स को एग्जीक्यूट कर रही है, जो हम्म। कि ऐसा इन लोगों के पास नहीं, एसएससी के पास नहीं है। और सीबीएसई में पता नहीं इन्होंने क्यों ही लाई है वो सिस्टम कि भाई 12वीं क्लास में हम ओएमआर शीट से स्कैन कर रहे होंगे एंड देन चीजें आगे बढ़ रही होंगी। आई मीन उसकी तो कोई जरूरत भी नहीं थी। 12वीं का जो रिजल्ट होता है वो आपका फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसाइड करता है, पूरी तरीके से नहीं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे चाहते हैं कि मेरे को एक बेहतर कॉलेज मिले, उनके लिए ये तो बैकलॉग था ना। एग्जैक्टली। उनके लिए तो ये मतलब काफी गलत बात हुई। जो व्यक्ति 83% नंबर आए हैं, जिस हम्म। तरीके से चेकिंग हुई है, असल में क्या पता उसके 94 आने वाले हो, एग्जैक्टली। उसको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था। तो करेक्ट इसकी तो करेक्ट। कोई जरूरत भी नहीं थी 12वीं में लाने की। अगर आप लाना चाह रहे थे वो सिस्टम, तो आप पहले 8वीं क्लास से चालू करते, 6ठी क्लास से चालू करते, क्योंकि वो एग्जैक्ट। उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। करेक्ट। So there are lot of things that needs to be changed, and we are here to bring the change. श्योर, व्हाई नॉट। मैंने आशुतोष Yeah. शर्मा जी से जब वहाँ पे जंतर मंतर पे, तब उन्होंने मैंने उनसे पूछा था कि आप इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ग्रेजुएटेड हैं, आप इतनी एलीट लाइफ जी सकते हैं, आपके प्लेसमेंट एंड जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, तो आप ये क्यों करना चाहते अरे देश बदलना है तो हमारे जैसे लोग ही तो बदलेंगे। पढ़े लिखे लोग आकर काम नहीं करेंगे, जब तक सड़क पे नहीं सही उतरेंगे बात, तब तक बिल्कुल सही देश बात, बदले। आई टोटली एग्री। मतलब लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है, पढ़ा लिखा इंसान, आई लिव इन मुंबई, ओके, हम्म। सच बताऊं, हाँ नो हाँ। वन केयर्स, हम्म। एलीट क्लास लिटरली डजंट केयर कि बाहर आपके उनके पड़ोस में क्या हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका बिजनेस होता है, बहुत पैसा होता है, वो जाते हैं, आते हैं, पार्टीज करते हैं, दैट्स इट। या उनकी लाइफ वहीं तक सीमित है। कंफर्ट आ जाता उन्हें कई लोगों को यही नहीं पता है कि हमारा पहला राष्ट्रपति कौन था। है। चलो आप इतिहास मत जानिए, एटलीस्ट आप रिसेंट इश्यूज तो जानिए जिससे भारत गुजर रहा है, कि करेक्ट उसी भारत में रह रहे हैं जिस भारत की स्थिति आने वाले वक्त में बहुत खराब हो सकती है। करेक्ट। भारत पे इतना कर्जा बढ़ गया है इस सरकार में आके कि आप सोच भी नहीं सकते। रुपए एंड जाता वी है। लिटरली जस्ट डोंट केयर अबाउट इंडिया। नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। एज अ सिटीजन यू मस्ट बी अवेयर, एज अ सिटीजन यू मस्ट रेज क्वेश्चन। आई नो उनका बिजनेस है, उनके फैमिली कंसर्न है, बट इफ यू आर बीइंग क्वाइट एवरी टाइम, एक मौका ऐसा, एक समय ऐसा आएगा जब आप पे चीजें हो रही होंगी और आपके पड़ोसी चुप होंगे, आपकी मदद करने नहीं आएंगे। तब ये करेक्ट मत कहना कि मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आप देश के लिए नहीं खड़े हो रहे थे तब जब जरूरत थी आपकी। करेक्ट, दैट समथिंग सबको सोचना चाहिए। तो सिद्धांत, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपने आज तक कभी कैमरा के सामने नहीं बोला, ऐसा जंतर मंतर पर? ये मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ हम्म। अभिजीत और आशुतोष इन सबको पता था कि मैं जब आया, मैं ओवरऑल 6 बार इस बीच में दिल्ली आना जाना हुआ मेरा। ओ। यानी आना जाना आना जाना, थ्री हम्म। टाइम बोल रहा हूँ मैं, 3 टाइम, ठीक है। उसमें मैं 5 बार जो आया, मेरा मैं जर्नी था, 5 बार मैं गेट पे बैठ के आया, ओ मुझे माय, सीट नहीं मिली। दैट्स रिस्की टू। 6 में से 5 बार तो। और खड़े होके आया, अब ज्यादा देर खड़े नहीं हो पाता तो बैठ जाता था गेट के बाहर ऐसे करके, फिर पूरी रात जगता था। और एंड अगले दिन तो प्रोटेस्ट सब कुछ हो रहा होता था। कितना टाइम लगता होगा आपको ये ऐसे खड़े होके बैठ के आने में, लाइक मतलब मैं मुंबई टू यूजुअली दिल्ली? प्रेफर कर मुंबई टू 18 घंटे। 18 घंटे तक आप ऐसे ही बैठना, या फिर सही। बस जल्दी से जल्दी कि हाँ भाई मेरा हाँ मतलब स्टॉप आ जाए? करेक्ट करेक्ट, मतलब 18 घंटे मैं ऐसे ही खड़े होके, या फिर थोड़ी सी जगह मुझे मिल रही है गेट के पास बैठने की, बस मैं वही बैठ के आ जाता था। और आई मीन दैट वाज माय जर्नी। और मैं उस चीज पे उदास भी नहीं होता। आई मीन आई नो स्ट्रगल है, सबके जीवन में होता है, और इसका आउटकम जब अच्छा हुआ, हम्म। तो आई थिंक मैं शायद उनमें से एक व्यक्ति हूँगा जिन्हें सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी। आपको सबको सबको बहुत खुशी हुई, बट आई वाज सो हैप्पी। पर्सनली आप मतलब काफी गूज बम्प आए सेटिस्फाइड है? एंड आई वाज लाइक वी लिटरली वन। जो 36 दिन की मेहनत थी, जो मैंने की, मैंने दिया। शुरू में लोग मुझे कह रहे थे कि पागल है, कुछ नहीं होगा भाई, क्यों जा रहा है, हम्म। पैसे बर्बाद कर रहा है। मैंने बोला ठीक है ना, मैं पागल हूँ, मैं एटलीस्ट देश के लिए खड़ा हूँ। अगर आपके लिए लगता है मैं पागल हूँ तो मैं पागल हूँ, लेकिन मैं जाऊंगा। मेरे घर वाले, टू बी ऑनेस्ट, ये बात मैंने कहीं नहीं कही, अब मैं कह रहा हूँ। अब मेरे पापा ने मुझसे 36 दिनों तक बात नहीं की थी। ओ माय गॉड। अब मेरे पापा ने मुझसे 36 दिनों तक बात नहीं की थी। ओ माय गॉड। वो इस बात से नाखुश थे और कंसर्न भी थे। देवर राइट एट देयर पॉइंट कि हाँ, बेटा कहीं ना कुछ कहीं सब। केस हो जाएगा, ये सब हो हाँ, जाएगा, प्लीज कंसर्न मत कर ऐसा। रहता। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है, बट आई वाज लाइक कि पापा गर्व करना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मुझे देश के लिए ही कुछ करना है, मैं देश के लिए करने का मौका मिला है तो मैं वो कर रहा हूँ। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, बस देश के साथ खड़ा हूँ। और करेक्ट। गर्व करना। और पापा ने तब से 36 दिनों तक मुझसे बात नहीं की थी। और मम्मी बीच बीच में पूछती थी रात में कि बेटा खाना खाया नहीं खाया, माँ तो माँ होती है, खैर।
हाँ हाँ तो बिल्कुल। बेटा खाना खाया नहीं खाया, तबीयत सही है, और मेरी खराब भी होती थी तब भी मैं बोलता था सही है, और खाना नहीं भी खाया होता था तब भी मैं कहता था कि खा लिया है, क्योंकि हम्म। फिर माँ उधर परेशान होगी। हाँ हाँ। तो वो मैं चाहता नहीं था, तो ये जो बात थी वो मैंने नहीं बोला। और जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया, हम्म। तब उनका मैसेज आया कि पापा का। सिद्धांत जीत गया। हाँ, पापा का। पापा का मैसेज आया, सिद्धांत जीत गया। वाह। तो आई थिंक वो टाइम एक मेरे चेंजेस लिए एवरीथिंग। बहुत, हाँ, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, एंड वो चीज मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश था। तो पापा शुरू से ये बोलते थे कि बेटा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शुरू से ये बोले वो। हम्म। जब मेरी बात हुई थी शुरू में, बोले जाके समय बर्बाद है, पैसा बर्बाद है, कुछ नहीं है, आगे जमानत भी नहीं हो पाएगी, जेल में डाल देंगे, पता नहीं कहाँ डालेंगे, कुछ भरोसा है इन पुलिस वालों का। हम्म। बट इन दी एंड वी वन, लेट्स सी, आई नो समवेयर और द अदर कि ये लोग कुछ करेंगे, बट अगर हम इसी चीज से डर जाएंगे तो हम हम्म। आगे कैसे बढ़ेंगे? एग्जैक्टली। तो कोई तो होना चाहिए बोलने वाला। और कब तक हम डरेंगे भाई? भारत के लिए मैं खड़ा हूं, अगर मरना पड़े तो मैं मरूंगा। देखो ये जो आपका जो विजन है ना, ये विजन भगत सिंह के टाइम में देखा जाता था, और ये वापस से आ रहा है यूथ में वापस से, जो बोलते हैं कि जेनजी जनरेशन है, लाइक इनको फ्यूचर की नहीं पड़ी, इनको अपने प्रेजेंट की नहीं पड़ी, गो विद द फ्लो वाले जनरेशन है। बट आशुतोष जी हमेशा कहते हैं कि Let me tell you that this generation is politically the smartest करेक्ट, generation. करेक्ट, आई टोटली एग्जैक्टली। एग्री। जो कि हुआ वहां पे, जो लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर पे एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, मैं उन्हें पता है क्या कहता था, आप आओ एक बार, हम्म। अब मेरे साथ खड़े रहना, और अगर ऐसा नारा लगा तो हम्म। मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो इन्हें बाहर फेंकूंगा, हम्म। मैं पहला व्यक्ति हूंगा। हम्म। तो बोले नहीं बेटा, एक अंकल थे मेरे पापा, मेरे दोस्त के पापा थे वो, उन्होंने, वो बीजेपी वाले हैं बेसिकली, तो बोले तुम लोग एंटी नेशनल लोगो बेटा, तुम मत जाओ वहां पे, पुलिस ये सब केस करेगी। मैंने बोला मैं नहीं डरता, हम्म। एक नारा नहीं लगा है आज तक वहां पे। बीजेपी वाले आते हैं, वो लोग धर्म के नाम पे हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि आपको खड़े खड़े इतना ज्ञान दे देगा जो हम्म। आपको पूरा जीवन में नहीं मिल पाएगा। वो इकलौता व्यक्ति वहां पे ज्ञान दे देगा आपको, वहां पे वो व्यक्ति है, इतना एजुकेटेड यूथ है वहां पर। तो हमने कभी ना ही ऐसे नारे सुने, और हम्म। अगर कोई कोई भी आरएसएस का व्यक्ति, बीजेपी का व्यक्ति आके डिसरप्ट करना चाह रहा था, हमने उन्हें तुरंत बाहर फेंक दिया, बिकॉज हम वो चाहते ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, हमारा वो मोटिव है ही नहीं, ये तो बाहर के XYZ एलिमेंट्स हैं जो कि जानबूझ के आए गए हैं, ढाले गए हैं, ताकि ये करेक्ट, मोमेंट में थोड़ा स्पार्क, नेगेटिव स्पार्क आए, और लोगों पे एक नेगेटिव इमेज आए, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल जाए। सिद्धांत, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट रिलीजन? लाइक सम पीपल्स आर प्रो एक्सट्रीमिस्ट अबाउट ईच अदर अपोजिट रिलीजन्स, एंड इन इफ यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स इन नॉर्दर्न इंडिया, इट्स completely about religion. Like every politician will discuss about religion, and that's it. So, is it right? What are your thoughts on it? नो, नॉट एट ऑल। अगर अगर एक राजनेता धर्म की बात कर रहा है तो क्यों ना मैं पुजारी को बैठा दूं, Hmm. पुजारी देश चला लेगा फिर। Exactly. उन लोगों का काम होता है, राजनेता का काम होता है भारत के बारे में बात करना, भारत की उन नीतियों के बारे में बात करना, और सब धर्म को लेके साथ चलना। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म तो ये लोग भूल ही गए हैं। लोग Hmm. हिंदू के नाम पे बांट रहे हैं एक दूसरे को, लोग मुस्लिम के नाम पे बांट रहे हैं, Hmm. लोग क्रिश्चियन के नाम पे बांट रहे हैं। तो दिस इज वेरी रॉन्ग थिंग जो चीज हो रही है, क्योंकि वो लोग हैं जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं। Hmm. एक्सट्रीमिज्म किसी भी लेवल पे अगर एक सीमा पार कर जाती है तो वो चीज बहुत हानिकारक होती है, और देश में आप देख ही रहे हो कितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं। Hmm. हिंदू SC ST के खिलाफ कर रहा है, मुस्लिम अपने ही मुस्लिम में जो छोटे वर्ग होते हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, Hmm. क्रिश्चियन अपने उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो अगर ये चीज हो रही है तो बहुत गलत है। Hmm. और ऐसी काफी सारी न्यूज भी देखी होंगी कि अल्लाह के नाम लेकर बोलकर, अल्लाह अकबर लेकर नाम ले रहे हैं और हाँ कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। श्री हाँ। राम का नाम ले रहे हैं, चीजें गलत हो रही हैं। श्री राम वो नहीं है जो असल में ये पॉलिटिक्स दिखा रही है कि जय श्री राम। Hmm. जय श्री राम का नारा एक प्रेम और शांति से भरा हुआ नारा है। Hmm. जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। Yeah. उनके आगे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हाँ हाँ। मर्यादा में रहने वाला व्यक्ति। Hmm. लेकिन जो व्यक्ति मर्यादा में रह नहीं रहा, वो एक राम का भक्त कैसे हो सकता है? तो Correct. धर्म को मानना बहुत अच्छी बात है। धर्म के नाम पे आप अगर प्यार बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धर्म के नाम पे अगर आप एकता बांट रहे हैं, एकता को आप और बड़े चरम पर फैला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं धर्म के नाम पर Hmm. बांटने का, वो सरासर गलत है। और Correct. स्पेशली राजनीति में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर Correct. आपको यही करना है तो जाइए आप मंदिर के किसी पुजारी बन जाइए, या Hmm. किसी आप मस्जिद में बैठ के काम करिए। बट ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। Divide and rule policy. और जो एलिट क्लास थी
फार्मर थे और गरीब अमीर थे, और धर्म के नाम पर भी उन्होंने बांटने की कोशिश की, और इसलिए हम लोग अलग 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 होते रहे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब लोगों को समझ आई कि अब हमें साथ में आना होगा, हम्म। तभी हमको आजादी मिल पाई। साथ में आए, यानी कि यूनिटी, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का नारा है, ऐसे ही नहीं है, वो तब से सिद्ध होके आया है कि हमें इंडिपेंडेंस मिली है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से मिली थी, क्योंकि इतने डाइवर्स कंट्री है हमारी, सब लोग साथ में आए, तब हमें आजादी मिली। एग्जैक्टली। और ये लोग अब साथ में लाने नहीं दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें पता अगर ये सब लोग साथ में आ गए तो इनकी सत्ता की कुर्सी उनके पास नहीं रहेगी, एग्जैक्टली। जिससे उनकी सरकार चली जाएगी। तो सरकार ऐसा नहीं करने दे रही है कि हम लोग साथ में हैं, बट हमें साथ में रहना चाहिए। यही चीज आपने जंतर मंतर पे देखा होगा, डेफिनेटली। वहां पे हिंदू भी साथ में था, मुस्लिम भी था, सिख भी था, क्रिश्चियन भी था, वो एक ही थाली में खाना खा रहे थे, हर धर्म के लोग। ये मेरे आंखों के सामने के विजुअल्स है। बिल्कुल लोग सो मैं रहे हैं, वहां पे मुस्लिम व्यक्ति पूरी रात हवा कर रहा है। जुनेद। लोग सो रहे, वहां पे हिंदू व्यक्ति पूरी रात हवा कर रहा है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, किसी हाँ, ने पैसे नहीं दिए। नहीं। क्यों? क्योंकि उनके धर्म ने सिखाया है मोहब्बत बांटना, हम्म। उनके धर्म ने सिखाया है मदद करना। तो करेक्ट। मैंने जो वहां पे देखा, वो देखा कि असली धर्म क्या होता है, और धर्म सिखाता है कि अपने कर्म अच्छे रखो। एग्जैक्टली। मैंने तो पूरी अच्छी तरीके से वो जंतर मंतर पर देखा, और मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत अगर बने तो वैसा भारत बने। वहां पे लड़कियां भी रात में, दिल्ली द रेप कैपिटल, जो कि विश्व में जाना जाता है कि द रेप कैपिटल क्या है, वो है दिल्ली है। वहां पे 3 बजे महिला सुरक्षित घूम रही थी, उनको जरा भी डर नहीं था। ये बात काफी चर्चा में भी आई थी एंड काफी विमेन्स ने सोशल मीडिया से इस बात को कहा कि वी फील वेरी सेफ हियर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही वही चीजें है, मतलब शिक्षा का अभाव होता है, और जो शिक्षित लोग नहीं होते हैं। हम्म। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि आपको 12 खड़ी आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए, हिंदी अच्छे से नहीं। शिक्षित एक मोरालिटी भी होती है। करेक्ट। अगर आप में मोरालिटी ही नहीं बचती है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अशिक्षित है, चाहे आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्यों ना ग्रेजुएशन किया हो, बट नो, अगर आप में मोरालिटी, इंसानियत नहीं, तो आप मेरे हिसाब से शिक्षित व्यक्ति नहीं। एग्जैक्टली। डेफिनेटली डेफिनेटली आपने जो काबिल तारीफ है सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी को आप अगली 5 साल में कहाँ देखते हो? लाइक व्हाट्स क्या इनका फ्यूचर है, क्या विजन है? इसमें जो भी लोग हैं काफी एजुकेटेड लोग हैं, ये मेरी पर्सनल डेफिनेटली। ओपिनियन है। ये बात तो मैं सीजीपी की अनडाउटेडली। ओर से नहीं कह रहा, अनडाउटेड। मैं अपने पर्सनल और निजी, मेरी ये आइडिया है, और जो ओपिनियन है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, सीजीपी की तरफ से नहीं है। हम्म। तो मैंने जो देखा है पर्सनली, काफी एजुकेटेड लोग हैं, हम्म। और ये वो लोग हैं जो काफी एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, इन्होंने ऐसे ही इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं कर लिया, और मूवमेंट खड़ा करके जीत हासिल नहीं की, इसके पीछे काफी स्ट्रेटेजीज। तो डेफिनेटली। ऐसे ही ये सफल नहीं हुआ कि हाँ मजे मजे में 36 दिन में बैठ गए और तुक्का लगा और सफल हो गए, नहीं। ये काफी पढ़े लिखे लोग थे। पहली डेफिनेटली। बात वो, दूसरी बात ये, जो भी व्यक्ति देश का, अगर वो 9 साल का बच्चा भी, बच्चे को पता है और वो उठा रहा है कि भैया भैया हमारे देश में तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, भैया हमारे देश में हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, भैया हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, गांव गांव में फैसिलिटीज, तो वह व्यक्ति को, उस व्यक्ति को मैं पर्सनली देखना चाहूंगा वो जाके नेता बने। श्योर, व्हाई नॉट। क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है। ये हम्म। वो लोग हैं जो रैशनली सोचते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। तो जो 9 साल का बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है, और अगर वही 29 साल का एक व्यक्ति जो काफी मैच्योर हो गया उस लेवल पे, और वो चीज और बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहा है, मैं चाहूंगा कि एक वो पॉलिटिक्स में आए और सुधार लाए। इंडिया का फ्यूचर विल बी रीडिफाइंड अगेन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट इज व्हाट आई बिलीव। एक टाइम था जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे काफी एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स में आते थे। आपका जो टाइम आ रहा है, ये जो न्यू जनरेशन आ रही है, दिस न्यू एरा हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, यू नो। टोटली एग्री, मतलब एक एक पोस्ट भी डाला था, तो मैंने उस पर यही कमेंट किया था, वी हैव द ब्राइटेस्ट फ्यूचर, लिटरली द ब्राइटेस्ट। ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों का तख्ता पलट आराम से कर सकते हैं, जो लोग सरकार में रेपिस्ट बैठे हुए हैं। जो। कभी आपने एक एक बात, एक आप गौर फरमाना कि हम्म। बीजेपी के लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, हम्म। कभी वो लोग ना, जिस व्यक्ति ने रेप किया है, और वो रेप अगर उनके राज्य में हुआ है, उनके किसी नेता ने किया है, उनके किसी आसपास के लोगों ने किया है, वो लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे। आप मुझे आज तक ऐसा बता दो कि हम्म। ऐसा हुआ है कि रेप हुआ है और भाजपा वाले प्रोएक्टिवली इतना बड़ा धरना देने आ गए हैं? कभी नहीं होगा। वो कभी भी एजुकेशन पे बात नहीं करते हुए दिखेंगे आपको, वो कभी भी हेल्थ सिस्टम पे बात करते हुए नहीं दिखेंगे, वो हम्म। कभी भी गांव को बेहतर रूप से बढ़ाने की बात नहीं करेंगे।
करेंगे। हम्म। और एजुकेशन पे तो करने से रहे, क्योंकि उन्हें पता है एजुकेटेड व्यक्ति ने अभी क्या कर दिखाया है 20 जुलाई को। श्योर, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, वो इवन पच्चीस वर्ल्ड ने पच्चीस देखा। जुलाई को जो हुआ है वो इतिहास, वो लिटरली इतिहास है। एग्जैक्टली। 1857 की जो क्रांति हुई थी हम्म। वैसी ही क्रांति थी ये। लोग भी शामिल थे, वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, खुद असली देशभक्त थे वो। उन लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि 1857 में ये हुआ, 1857 में उन्होंने वहां से लड़ाई की, उन्होंने वहां से लड़ाई की। हम सब योद्धा थे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। हर एक बच्चा, जो 5 साल के बच्चे भी आए थी, फैमिली आई थी, 3-3 साल के बच्चे वो गोदी में लेके आई थी फैमिली। हाँ, मैंने देखा। वो 3 साल का बच्चा भी योद्धा था, भले उसे नहीं पता कि क्या चल रहा है, बट वो कैसे ना कैसे शामिल तो हुआ। एग्जैक्टली। उन लोगों ने एक नया इतिहास रचा है, और इतना बड़ा इतिहास आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा और हुआ होगा कि इतने बड़े पैमाने पर लोग दोबारा साथ में आए और उन्होंने ये सब कर दिखाया, और एक ऐसी सत्ता को झुका दिया जो सत्ता 56 इंच का सीना लेके खड़ी हो जाती थी कि हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, उनको झुका दिया। तो ये बिल्कुल। यूथ की पावर है, और यूथ। जब जब भी कोई यूथ की पावर को आंकता है और कम आंकता है, हम्म। उनके साथ ऐसा ही हश्र होता है जो धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ। एग्जैक्टली, नेपाल में भी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था। करेक्ट करेक्ट, सही बात। और कई लोग पता क्या कह रहे थे गौरव, हम्म। कि नेपाल बना दो, नेपाल बना दो। हम्म। अभिजीत और जो भी वहां पे लोग थे, इंक्लूडिंग मेरा भी, ये था भारत कभी भी नेपाल नहीं बन सकता। ओके। मेरा भारत भारत ही बनेगा। ओके। हम भारत को नेपाल आखिर क्यों बनाए? पॉइंट। हमने शांति से जीती है लड़ाई गौरव, हाँ, बिल्कुल। शांति से जीती है। 36 दिन में एक भी विद्रोह नहीं हुआ है जंतर मंतर पे। करेक्ट। एक भी ऐसी नारेबाजी नहीं हुई है जिससे ये लोग कहे कि हम देशद्रोही हैं। मुझे एक विजुअल दिखा दो आप, एक विजुअल विजुअल अगर आप दिखा भी रहे, कोई व्यक्ति दिखा रहा है, तो उस व्यक्ति का बैकग्राउंड आप देखना, वो पक्का बीजेपी आरएसएस का निकलेगा, क्योंकि कुछ। वो मूवमेंट को डिसरप्ट करना चाह रहा था। 36 दिनों में पीसफुली हमने ये लड़ाई जीती है, इसलिए हमने शुरू से कहा कि मेरा भारत भारत ही रहेगा, नेपाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। डिफरेंस बस यही था, उनमें आक्रोश था, हम में भी आक्रोश था, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा था। हिंसा हुई, बेसिकली नेपाल और बांग्लादेश में हिंसा हुई। हमने उस कामनेस को साथ में रखकर, पीस को साथ में रखकर इस जीत को हासिल किया है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता भारत के अलावा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। काफी रीजनिंग के साथ आपने इन चीजों को एक्सप्लेन किया, हाँ, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि, क्योंकि काफी लोग समझ नहीं पाते अगर मैं एक दो लाइन में बोल दूं, और स्पेशली जो अंधभक्त होते हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे। मुझे पता है उन अंधभक्त के लिए मैं 6 से 7 सेंटेंस भी बोल दूं विद फैक्ट्स, विद एनालिसिस, ईच एंड एवरीथिंग, वो तब भी नहीं समझेंगे। बट मैं कोशिश यही करता हूँ कि अपनी बातों को एक संक्षिप्त रूप से मैं आपके सामने रखूं, ताकि शायद अच्छे रूप से समझ में आए। मैं बिल्कुल समझ गया, क्योंकि क्या होता है कि जब अपन थोड़ा सा कंसाइज चीजों को समझा देते हैं तो मीनिंग कुछ होता है, कुछ निकाल दिया हाँ, जाता है करेक्ट इस चीज का। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही आती है फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अब हो सकता है कि किसी एक पूरे पॉडकास्ट से एक क्लिप, मेरी एक लाइन उठा लेंगे और हाँ। वो कर देंगे। दैट हाँ, इज हाउ थिंग्स। ऐसे ही भ्रांति फैलाई जाती है, लोगों के बीच में किसी सही के। सही बात है। अब वही राहुल गांधी वाली बात हो गई है गौरव यार, ये कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। बट हाँ, राहुल मैंने भी गांधी ने सुना। बात तो कही नहीं है, बट अंधभक्त को आज भी लगता है कि राहुल गांधी ने बात कही है, क्योंकि उनका आईटी सेल इतना स्ट्रांग हो गया यार। वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। तो सिद्धांत, अगर आपको इंडिया के यूथ के लिए अगर कोई पॉलिसी चेंज करनी हो, या फिर आपको ऐसा कुछ, आजकल स्पाइडरमैन का काफी क्रेज है, तो उसके पास पावर्स होते हैं, तो आपको ऐसी कोई पावर मिल जाए कि आपको यूथ के लिए कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़े, तो आप क्या करना चाहोगे चेंज ऐसा? तो अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया और मेरे पास सारी पावर आ गई, तो हम्म। सबसे पहले हम्म। मैं लॉ सिस्टम को अच्छा करूंगा। ओके। वाई? इट हैज अ रीजन। हम्म। क्योंकि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल। और उसमें हर एक चीज लिखी है। करेक्ट। इतने सारे रूल्स एंड लॉज हैं कि लोगों को ज्ञान ही नहीं है। करेक्ट। सीआरपीसी की धाराएं इतनी सारी हैं कि आप पढ़ते पढ़ते आपको कई महीने कई सालों गुजर जाएंगे हर एक चीज वर्बली याद रखने में। जो लॉयर्स होते हैं उन्हें भी नहीं पता होती है, पुलिस वालों को उनको भी नहीं पता होती है। आई माई सेल्फ, तो कहने का ये मतलब, आई कैन हाँ आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो आप वो रिलेट कर सकते हो। तो देर आर टू मेनी लॉज एंड सब क्लॉज इन इट। तो डेफिनेट। कहने का मतलब ये है, हर एक चीज के लिए लॉ बना हुआ है यार गौरव, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे ना, वो अनपढ़ नहीं थे लोग। बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं, उनके पास 32 से 33 डिग्रियां थी। हाँ, बिल्कुल उस आज के टाइम में। लोगों के साथ जन्म भी ले लेना, वो तब भी 32 से 33 डिग्री नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। वो लोग थे वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे। तो लॉ, रूल्स एंड लॉज हर एक चीज के हैं। आप अगर हाफ नेकर पहन के भी बाइक चला रहे हैं, चालान कटेगा। आप हम्म। चप्पल पहन के बाइक चला रहे हैं, चालान कटेगा। बट कई लोगों को पता ही नहीं है बेसिकली हो क्या रहा है। लॉज है बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो हम्म। जब मैं इस एग्जीक्यूशन लेवल पे चीजों को स्ट्रिक्ट कर दूंगा, हम्म। अल्टीमेटली काफी चीजें सुधर जाएंगी। पहला यानी कि लॉ, जो लॉ मेकिंग सिस्टम है उसका एग्जीक्यूशन मैं इस तरीके से करूंगा और इतना स्ट्रिक्ट बनाऊंगा कि वो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव आउटकम देंगी। सेकंड, मैं एजुकेशन सिस्टम पे बहुत काम करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जब तक देश का युवा नहीं पढ़ पाएगा, जब तक गांव गांव तबके तबके तक ज्ञान नहीं पहुंच
पहुंच पाएगा तब तक मेरा भारत नहीं महान बनेगा। डेफिनेट। सोने की चिड़िया मेरा भारत नहीं बन पाएगा जब तक व्यक्ति में ज्ञान नहीं होगा। तो मैं जो 3% जीडीपी का ये लोग दे देते हैं और ये ऐसा बोलते कि हमने बहुत पैसा दे दिया है एजुकेशन के लिए, मैं इसको बढ़ा के 10% करूंगा, क्योंकि मेरे लिए ऑफकोर्स सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं दूंगा, बट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं 9 से 10% जीडीपी का हिस्सा करूंगा ताकि फैसिलिटीज मिल पाए। गांव गांव में प्रोजेक्टर से पढ़ाया जाएगा, उस गांव में इंटरनेट होगा, गांव में सब कुछ होगा। जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाके चाहता है कि प्राइवेट स्कूल वाओ इतना बढ़िया है, बास्केटबॉल कोर्ट होंगे, स्विमिंग पूल होंगे, हर एक एसेसरीज होंगी, हर एक एक्सेसिबिलिटी उनके लिए होगी, जो असल में एक सरकारी बच्चा सपने में भी नहीं सोच सकता कि उनके सरकारी स्कूल में ऐसा होगा। तो मैं सरकारी स्कूल को उस लेवल तक का बनाऊंगा। प्राइवेट स्कूल तो ऑफकोर्स वो लोग अपना अलग अलग काम कर रहे होंगे। थर्ड, महिला सुरक्षा मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो होते हैं उनकी मैं संख्या बढ़ाऊंगा। इससे क्या होगा, जो भी जिसने भी ऐसा घिनौना अपराध किया है उसको जल्द से जल्द सजा मिले। लोगों को सिस्टम पे विश्वास हो, मुझ पे विश्वास हो कि सिद्धांत ने ये काम कर दिखाया है कि महिलाओं तो सुरक्षित है। यूपी में आज भी रात में महिला नहीं निकल सकती। मैं पूरे नॉर्थ की बात बता रहा हूँ, मेरे को साउथ का नहीं पता, ठीक एग्री, है, नॉर्थ से मैं थोड़ा बहुत फैमिलियर हूँ। टोटली एग्री। नहीं निकल सकती है, राजस्थान में नहीं निकल सकती हैं। एग्री। क्यों? दिल्ली में तो बिल्कुल नहीं निकल सकती है, क्योंकि सेफ ही नहीं है। उन्हें पता है अगर गलती से मुझे कुछ हो गया, किसी महिला के साथ रेप हो गया, वो रेपिस्ट फ्री घूमेगा। एग्री। रेपिस्ट को सजा नहीं मिलने वाली है। रेपिस्ट के दिमाग में खौफ ही नहीं है। तो एक ऐसे कानून होंगे, और अगर उस रेपिस्ट मेरे को पता लगे ये इस बंदे ने रेप किया है विद वैलिड प्रूफ एंड ऑल, कुछ इधर ना इधर देखूंगा ना इधर देखूंगा, उसे डेथ पेनल्टी डायरेक्ट, सोचना ही नहीं है। तो ये 3 मेरे लिए मेजर चीजें थी। पहले तो लॉज को मैं एग्जीक्यूशनल लेवल पे काफी काम करूंगा अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो। देन हेल्थ, सॉरी, एजुकेशन, एंड देन वुमेन सिक्योरिटी, एंड अगर मैं चौथा पॉइंट भी ऐड करूं देन हेल्थ, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। हाँ, हेल्थ इज वेल्थ जो बिल्कुल। हम कहते हैं। तो ये मेरे लिए 4 पिलर होंगे जिसपे मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ, और इस तरीके से काम करूंगा कि हर व्यक्ति गर्व करेगा कि उन्होंने जो फैसला लिया है सिद्धांत को प्रधानमंत्री बनाने का, वो सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सिद्धांत, दो बातें मैं ऐड करना चाहूँगा। जो सोसाइटी में जो रेप्स एंड वुमेन्स के लिए जो इनसिक्योरिटी होती है, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हमारे को अगर कोई चीज़ ढंग से समझाए या बैठ के किसी चीज़ के बारे में चार लोग बात ना करना चाहें, या फिर उस ऐसी कोई चीज़ बता दी जाए, या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जाए जो बिल्कुल ही छुप छुप के डिस्कस करनी हो, तो उस चीज़ के लिए क्या होती है, क्यूरियोसिटी जागने लग जाती है। ये सारी चीज़ें अगर आप साउथ में जाएं तो देर आर टेम्पल्स टू फॉर ऑल दिस क्या बोलते हैं उसे, करेक्ट, कामसूत्र। कामसूत्र, देर आर करेक्ट, टेम्पल्स, देर दे टीच एवरीथिंग ओपनली। सो वहां से क्या होता है, एक ओपननेस आती है कि ये चीजें गलत नहीं बिल्कुल, है। इन चीजों को एजुकेट ही नहीं किया जाएगा तरीके से, पढ़ाया ही नहीं करेक्ट, जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, गलत सोर्सेज से उनको पता करेंगे उनके बारे में। अगर उनके राइट। बारे में बात करेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये कुछ गलत बात कर रहे हैं। हालांकि ये चीज अगर डिस्कस ही नहीं की जाएंगी तो बच्चा सीखेगा क्या? अवेयर ही नहीं हो पाएंगे, अवेयर सही ही, बात है, बिल्कुल। आप मेरी बात बहुत अच्छा समझ पॉइंट रहे बताया। हैं। एंड सेकंड थिंग, जो हेल्थ, खान सर जी, जो आप जानते होंगे, जी के आईएएस बिल्कुल की बिल्कुल, कोचिंग चलाते हैं बिहार में, वो 10 to 12 रुपीज करेक्ट, में सिटीज वो क्या एमआरआई कर देते हैं, जो कि पर सिटिंग सही टेन बात टू है। ट्वेल्व की हो सकती है। एक प्राइवेट ऑनर अगर उनको एक जस्ट एक ट्यूटर कहे, वो अगर ये सब कर बिल्कुल, सकते हैं, तो गवर्नमेंट 101% कर सकती है, बट वो करना नहीं चाहती। करना नहीं चाहती, उनकी नियत ही नहीं है। एग्जैक्टली। सरकार कुछ भी कर सकती है गौरव, एग्जैक्टली। सरकार के हाथ में इतनी पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। स्पेशली भारत की सरकार के पास लिटरली लिटरली उनके पास पैसा भी एब्सोल्यूट बहुत है। अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। बिल्कुल, बात टोटली अग्री यार गौरव, मतलब पॉइंट भी अच्छा लगा वो खान सर के बारे में तुमने, कि हम्म। अगर वो व्यक्ति एक पर्सनल लेवल पे इतना कर सकता है तो सरकार के पास तो लाखों करोड़ों रुपए, वो नहीं कर सकता क्या? एग्जैक्टली। आराम से कर सकती है सरकार। लेकिन वही बातें हैं, नियत की बात है। जब तक डेफिनेटली। ऐसे नेता अपने अच्छे नियत के साथ नहीं बैठेंगे, और जब तक नेता में देश के लिए प्रेम नहीं होगा, तब तक भारत विकसित नहीं होगा। ये वो लोग हैं, आधे से ज्यादा तो रेपिस्ट बैठे हैं पार्लियामेंट। वो लोग हैं जो कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनते हैं, रेप होगा ही ना। वो नेता बैठे हैं जो कहते हैं कि मजा आएगा, हम्म। रेप करने में मजा आएगा। ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता बैठे हैं पार्लियामेंट। तो क्या कहा जा
सकता है, और वो अभी भी मेंबर है। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात ये है, अगर मैं होता तो मैं पहली फुर्सत में मेरा पहला स्टेप ये होता कि मैं ऐसे लोगों को निकालता। मुझे चाहिए नहीं ऐसे लोग, जो कि और होना मुझे आसपास ऐसे लोग भटकने भी नहीं चाहिए। बिल्कुल जो बिल्कुल महिला के लिए ऐसा बोल सकता है, मेरे लिए मेरे लिए वुमेन सेफ्टी, और मैं वुमेन का बहुत सम्मान करता हूँ गौरव, तो मैं तो बिल्कुल ऐसे लोगों को आसपास देखता ही नहीं, भटकने ही नहीं देता। होना भी चाहिए। लेट्स से अगर आपको पॉलिटिक्स में आना चाहें एंड अभी तो आपको एक्सपीरियंस भी है लाइक जनता से बात करने का, जनता को अपनी बात समझाने का, सीजेपी का आपके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो क्या पॉलिटिक्स में आना चाहोगे? करेक्ट। मतलब सच कहूँ तो मेरा बचपन से ही सपना ये है कि मैं नेता बनूं। ओके। मेरा बचपन से ही सपना ये है। आई नो जो मैं जॉब कर रहा हूँ ये सब, ये भी अच्छी है, और हम्म। दैट वाज माय ड्रीम कंपनी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये सब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा बचपन से सपना यही रहा है कि मैं पॉलिटिशियन बनूं, मैं एक नेता बनूं जो भारत को बदल सकता हूँ। मैं वो एक ऐसा काबिल नेता बनूं, जब मैं खड़ा हूँ उस मंच पर तो हम्म। लोग मेरे लिए ताली बजाएं, क्योंकि मैंने भारत के लिए काम किया होगा। ऐसे ही वो ताली नहीं है, ताली का वो वैल्यू होगी भाई गौरव। तो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे फेम चाहिए, मुझे नाम वाम से इतना कुछ मतलब नहीं है, मुझे काम से मतलब है। और मैं भारत के लिए भारत को इस मुकाम पे पहुंचाना चाहता हूँ जो मेरा बचपन से सपना रहा। जब 2011 में अन्ना आंदोलन हुआ, तब मैं 9 साल का था। मैं अन्ना आंदोलन को, मैं टीवी पे अन्ना आंदोलन ही देखता। ओके। 9 साल का बच्चा पोगो देखता है, कार्टून नेटवर्क देखता है, ठीक है, बिल्कुल नॉडी देखता है, टॉम एंड जेरी देखता है। बिल्कुल। लेकिन मैं जब 9 साल का था, मैं अन्ना हजारे का आंदोलन देख रहा था। हमारे सोसाइटी में मार्च निकली थी इन सपोर्ट ऑफ अन्ना हजारे, और उसमें मैं नारे लगा रहा था फ्रंट रो में खड़े होके, गली गली शोर है अन्ना हजारे का जोर, क्या बात है। अन्ना नहीं आंधी है वर्तमान का गांधी है। राइम हो तो गया। मेरा थोड़ा, मैं वैसा हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे था, क्यों था, और मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बचपन से, मेरी जो इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स पॉलिटिक्स रही है। ओके। और अगर मुझे मौका मिल रहा होगा हम्म। तो मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन ऐसे ही नहीं है कि किसी के साथ भी मैं आ जाऊंगा, इफ यू विल टेल मी कि भाई बीजेपी के साथ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो ओके। बट ये है कि हाँ, अगर मुझे मौका मिल रहा होगा तो मैं ऑफकोर्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वहाँ अपने आप को एक अच्छे रूप से रख पाऊं, और जब मैं खड़ा होऊंगा तो मैं कुछ देश के लिए, मेरे पास पावर्स भी होंगी बेसिकली, तो मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। हम्म। मेरा कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और फिर तैयारी छोड़नी पड़ी, तो मैं जॉब करने लगा दूसरी। बट अल्टीमेट मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये था कि मैं आईएएस बनूंगा, और 10-12 साल तक आईएएस में अपना बेस्ट दूंगा। हर एक व्यक्ति जानेगा कि भाई आईएएस सिद्धांत भारद्वाज ने ये काम किया, जैसे पूरा कि अभी भारत जान रहा होगा। अभी तुकाराम मुंडे फेमस हो रहे हैं बॉम्बे में। हाँ, तुकाराम मुंडे, ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स, इट्स ऑफ टू हिम। तो या। ऐसे काफी सारे लोग जिंदा हैं, जीवित हैं, जिनकी रूह जिंदा है भारत के लिए। तो मैं भी उनमें से एक व्यक्ति बनना चाहता था, आईएएस बन के, एंड हम्म। देन मैं पॉलिटिक्स में जाना चाहता था। हम्म। बट इफ मैं मुझे एक अभी से ही एक ऐसे लोग मिल रहे हैं, ऐसा मुकाम मिल रहा है, एक ऐसा स्टेज मिल रहा है जहाँ मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, और मैं गाँव गाँव, गली गली, कूचे कूचे तक जा सकता हूँ, तो मैं जाना पसंद करूंगा, डेफिनेटली, फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल, जाना भी चाहिए आपको। यू डिजर्व, यू डिजर्व, आई पर्सनली थिंक यू डिजर्व। थैंक यू सो मच गौरव। Okay, okay. So, what one single advice would you like to give to every youth, every student, or whoever watching this podcast? ओके, सो मतलब मैं एक लाइन में अगर उसे बताऊं, हम्म। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप वो बदलाव लाइए अपने आप में। हम्म। आप कब तक शिकायत करेंगे? कांग्रेस जनता पार्टी नहीं थी तो आप घर पे बैठ के शिकायत करते थे, देखो हमारा नेता ये कर रहा है, मोदी ऐसा कर रहा है, अमित शाह ऐसा कर रहा है, राहुल गांधी ऐसा कर रहा है। आप बदलाव चाहते हैं तो बदलाव आपको खुद में लाना पड़ेगा। वो बदलाव होगा आवाज उठाना, बिल्कुल सिर्फ घर के अंदर चार दीवारों में नहीं, बल्कि सड़कों पर आकर आवाज उठाना, तभी आप इस देश को बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बदल सकते। एंड अपार्ट फ्रॉम, ये तो देश की बात हो गई, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, हर यूथ को पढ़ना चाहिए, हर यूथ को इतनी नॉलेज होनी चाहिए स्पेसिफिकली टू इंडिया, हमारा पास्ट कैसा रहा है, हमारा प्रेजेंट कैसा चल रहा है, और फ्यूचर हमारा कैसा हो सकता है जो हम्म। प्रेजेंट में हो रहा है। तो एंड थर्ड चीज, प्लीज बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, और आप उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो एक दिन वही सेम चीज आपके साथ होगी, और आपका पड़ोसी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। बिल्कुल तो प्लीज आप, हम सब के लिए, जो भी देश के लोग हैं उनके लिए भी आवाज उठाइए, तभी वो लोग आपकी जरूरत पे आपके लिए आवाज उठाएंगे, अदरवाइज नहीं उठाएंगे। कीप इंडिया एज अ फोरमोस्ट प्रायोरिटी। का धर्म, आपकी पढ़ाई, ये सब वो सब अलग बात है, लेकिन नहीं, मतलब आपके एक यूथ के लिए पहले देश आना पहले चाहिए। देश आना चाहिए। अगर देश नहीं आ रहा है तो आप भारतीय नहीं है मेरी नजरों में, आप एक अच्छे सिटीजन नहीं है मेरी नजरों में, और आप कभी हो भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले देश होना चाहिए हर एक यूथ के लिए, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। डेफिनेटली सबसे पहले इंडिया।
एब्सोल्युटली गौरव। Exactly. So, Siddhant, I think we have come to the end of this session. Thank you so much for coming up with your experience, thought, and your perspective, you know. थैंक यू सो मच गौरव। बहुत टफ डेज थे, लेकिन जो आउटकम आया उससे तो भाई बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मतलब मेरे लिए अगर ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ हमारी जीत नहीं हुई थी, हर देश, मतलब देश के युवाओं की जीत हुई थी भाई इस वक्त। मैं तो बिल्कुल। इसको सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ अभी तक मेरे जीवन में। हाँ, बिल्कुल। मैं खुद मानता हूँ कि हाँ, हम एक बिल्कुल लाइक एक रेवोल्यूशन के पार्ट रहे, जो एक बिल्कुल इन फ्यूचर करेक्ट। हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाया जाएगा, यू नो, जेनजी फर्स्ट सच्ची, जेनजी मैं रेवोल्यूशन। मैं ये सोच, हाँ करेक्ट, पढ़ाया जाएगा। मैं तो हर एक व्यक्ति का धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इस प्रोटेस्ट में, भली वो 1 घंटे के लिए आया, आधे घंटे के लिए आया। और वो मैं उन भाजपा और आरएसएस वालों को भी धन्यवाद ही देना चाहता हूँ कि वो, जिन्होंने ये हमें बताया कि आपकी भाजपा और आरएसएस की सच्चाई अभी भी वही है जो हमारे माइंड में हम इंस्टा की रील्स में देखते थे। एग्जैक्टली। असल में ये वही लोग हैं। सच बताओ गौरव, पता है होता क्या था? जी जी। हर रात हमारी 36 के 36 दिन हम्म। ऐसी जाती थी लिया जा सकता था। एग्जैक्टली। मैं एक रात भी जंतर मंतर पे नहीं सोया। तो बस ये था कि थिंग्स वर बिट टफ, बट इन द एंड एक अच्छा आउटकम रहा, सो वी वर हैप्पी। All right. Thank you everyone for listening this podcast. We will see you again in the next episode.